हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनांशु और मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। वो है +1 के लिए इंग्लिश सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश अ पैनोरमा ऑफ लाइफ बुक। ठीक है। और आज ये जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है सेक्शन ए, जो कि है फॉर इंटेंसिव स्टडी, उसके चैप्टर नंबर 1 पे जेंडर बायस के ऊपर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको कॉमर्स के और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई स्पेशल डिमांड पे कोई वीडियो चाहिए या किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो कम्प्लीटली फ्री है और आपको हर बार एक नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग आज का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है जेंडर बायस। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस? जेंडर बायस का मतलब है कि किसी एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर प्रेफरेंस देना, उसे किसी और जेंडर से ज़्यादा समझा जाना या बेटर समझा जाना। ठीक है। जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि जब हमें कोई भी हैवी सामान उठाने की बात करते हैं तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो लड़का है उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और वो काम हम उन्हें दे देते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लड़कियां हैं वो भारी सामान नहीं उठा पाएंगी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर बायस हो रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको इसका जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपके लिए नोट भी कर देती हूँ। टेंडेंसी to prefer one gender over the other। ठीक है गाइस, तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई। मैं ट्राई करूँगी कि जो जो वर्ड्स आपको हो सकता है कि इंग्लिश में डिफ़िकल्ट लगते हों, मैं उनका आपको एक हिंदी में ईजियर मीनिंग समझाने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिखूँ कि अगर आपको कहीं पे भी उसे यूज़ करना हो तो वो आपके काम आ सके। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? सुधा मूर्ति 1950 इज़ अ वेल नोन सोशल वर्कर एंड ऑथर। अब हम किन की बात कर रहे हैं? ये जो चैप्टर है उनका ऑथर कौन है? ये जो चैप्टर है वो सुधा मूर्ति जी ने लिखा है, जिनका जो बर्थ था वो 1950 में हुआ था। ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है 19 अगस्त 1950 उनका एग्जैक्ट बर्थ का जो है डे है। इज़ अ वेल नोन सोशल वर्कर एंड ऑथर। वो एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन, काफ़ी प्रसिद्ध सोशल वर्कर हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में या सोशल काम करती हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी ऑथर हैं। शी इज़ renowned for her noble mission of providing computer and library facilities in all government schools of Karnataka। वो किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं? शी इज़ renowned किस चीज़ के लिए? उनके नोबल मिशन के लिए। उनका नोबल मिशन था, एक बहुत ही सच्चा और ऑनेस्ट मिशन था, जिसका क्या करना चाहती थी वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, जितने भी कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वो उन सभी स्कूल्स में कंप्यूटर और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी होती है वो देना चाहती थी। क्या देना चाहती थी वो? कर्नाटका के सभी स्कूल्स में कंप्यूटर और लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़। ठीक है। After a degree in electrical engineering from Hubli, Sudha Murthy went on to do an M.Tech in computer science from Indian Institute of Science, Bangalore। अब इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो सुधा मूर्ति जी थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, उनका घर कहाँ पे था या उनका होम टाउन कहाँ था? उनका होम टाउन था हबली में। ठीक है। और वो कौन सी डिग्री कर रही थी, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। ठीक है। उन्होंने पहले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद वो एमटेक करने चले गए। एमटेक क्या होता है? मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी। जब आप एक पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद आप उसके आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास्टर्स। तो उन्होंने मास्टर्स किसमें की? उन्होंने मास्टर्स जो थी वो कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जो है करी। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने एमटेक करी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। बैंगलोर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है
एस उन्होंने वहाँ से अपनी एमटेक करी, ठीक है, ये रहा। इन 2006 शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। गाइज ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। 2006 के अंदर जो मधुसूर जी थी उन्हें सुधा जी को क्या अवार्ड किया गया था? पद्मश्री अवार्ड। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है, बहुत ही महान अवार्ड है। और जहाँ तक मुझे याद है जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने सुधा जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, ठीक है। शी इज़ चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। जो सुधा जी हैं वो इन्फोसिस जो एक बहुत बड़ी MNC है, बहुत बड़ी IT कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है एंड हैज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जैसे कि पॉवर्टी से उभरें कैसे, ठीक है, लोगों को उससे बाहर कैसे निकालें, कैसे हम लोगों को उभार सकते हैं पॉवर्टी से। एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने, और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे जो हैं काम किए हैं। चलिए आगे देखेंगे। दिस essay is an extract from the collection of stories How I taught my grandmother to read। आज जो हम चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे ये उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ऑथर के बारे में, और हम उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा जो है ये उसका प्रीफेस है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये जो ऐसे है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो एक स्टोरीज़ के कलेक्शन में से उठाया गया है। उस स्टोरीज़ ऑफ कलेक्शन का नाम क्या था? हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उस पूरे कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ का नाम था कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना कैसे सिखाया। उसी पूरी कलेक्शन में से ये एक छोटा सा हिस्सा है। दिस बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ 25 हार्ट वार्मिंग स्टोरीज़ फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ऑथर सुधा मूर्ति। और जो वो कलेक्शन है वो कितनी बड़ी कलेक्शन है? वो 25 स्टोरीज़ की कलेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारी ऑथर सुधा मूर्ति जी के डायरेक्ट लाइफ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इन दिस पर्टिकुलर एसे द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ शी अप्लाइड फॉर एंड गॉट अ जॉब दैट हैड बीन एडवर्टाइज सोली फॉर मैन। अब इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया है उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पे दी गई है। तो इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे सुधा मूर्ति जी ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्हें वो जॉब मिली, ठीक है। और वो जॉब की खासियत क्या थी? वो जॉब की खासियत ये थी कि उस जॉब के लिए कहा गया था कि सिर्फ जो मेन हैं, जो पुरुष लोग हैं, वही उस जॉब को ले सकते हैं, या सिर्फ उन्हीं लोगों को जो पुरुष कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हीं को वो जॉब मिलेगा, उन्हीं को रखा जाएगा। पर सुधा जी ने एक स्त्री होते हुए भी उस जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने वो जॉब ली। When she was in the final year of the MTech course at the Indian Institute of Science in Bangalore, जब उनका फाइनल ईयर चल रहा था उनकी मास्टर्स डिग्री का, फाइनल ईयर मतलब होता है लास्ट ईयर, ठीक है। अगर आपकी डिग्री 4 साल की है तो जो आपका 4th ईयर होगा वो आपका फाइनल ईयर होगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बैंगलोर में जब वो पढ़ रही थी, सुधा मूर्ति केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ जॉब एट दी टेल्को इन पुणे। अब जब सुधा मूर्ति जी जो 4th ईयर में थी तब उनके कॉलेज में क्या था कि उन्होंने एक दिन देखा कि एक एडवर्टीज़मेंट लगी है, मशहूरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक मशहूरी लगी हुई है जिसके अंदर एक जॉब के बारे में लिखा गया है, और वो जॉब कहाँ की है? वो जॉब है टेल्को की। और वो कहाँ पे है? टेल्को पुणे की कंपनी है। अगर मैं टेल्को की बात करूँ तो ये है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है, जिसे हम टाटा के नाम से जानते हैं आज। ये पहले इस तरीके से जाना जाता था। तो ये है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। अगर मैं लोकोमोटिव की बात करूं, ओके, ठीक है, ये कुछ दोबारा से लिख देते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड
लोकोमोटिव कंपनी। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको लोकोमोटिव की बात करूं तो लोकोमोटिव क्या है? अ रेलवे इंजन दैट पुल्स अ ट्रेन। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये वो वाला इंजन है जो कि ट्रेन को पुल करता है। ये क्या होता है? यहाँ पे वो भी मैं लिख देती हूँ, अ रेलवे इंजन दैट पुल्स अ ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन को खींचने वाला रेलवे का इंजन होता है उसे लोकोमोटिव बुलाते हैं। अब ये जो हमारी कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? ये पुणे की कंपनी थी जिसकी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी। What caught her attention with regard to the advertisement was the line, "Lady candidates need not apply." अब क्या खासियत थी इस एडवर्टाइजमेंट की? इस एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल नीचे ये लिखा गया था कि जो लेडी कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्त्री लोग इस जॉब के लिए अप्लाई तक नहीं करें। She not only applied for the job, taking it as a challenge, but also wrote a card to JRD Tata stating her displeasure at the discrimination against women. अब क्या हुआ, सुधा मूर्ति जी ने ना कि सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और साथ ही साथ उन्होंने JRD टाटा जो कि हेड हैं टाटा के, उनको एक लेटर भी लिखा, एक पोस्ट कार्ड भी लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये दर्शाया कि उन्हें ये चीज़ कितनी डिसप्लेजरिंग लगी, कितनी ख़राब लगी, उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि किस तरीके से विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जेंडर बायस का। ठीक है, कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है विमेन के अगेंस्ट। इसके बारे में उन्होंने JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड भी लिखा। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो क्या सोच रही थी, पर यहाँ पे एक छोटा सा आपको हिंट दिया जा रहा है कि चैप्टर के अंदर क्या है। सुधा मूर्ति वॉज सरप्राइज्ड टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इसके होने के बाद क्या हुआ कि जो सुधा मूर्ति जी थे वो, उनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ मिला, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। शी वॉज श्योर शी वुड नॉट बी सिलेक्टेड एंड हैंस वॉज स्कूल। उन्हें ये कन्फर्म था कि उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जो भी लेटर भेजा, पोस्ट कार्ड भेजा, जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया, तो उन्हें उस इंटरव्यू की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और वो बिल्कुल कूल होके आराम से इंटरव्यू देने गए। At the interview, she was told that women were not selected as they would find it difficult to work on the shop floor. इंटरव्यू के दौरान उन्हें ये बताया गया कि ये ऐसा क्यों था कि जो लेडीज़ हैं वो अप्लाई ही ना करें। वो इसलिए था क्योंकि एक शॉप फ्लोर, ठीक है, अब शॉप फ्लोर क्या होता है? वो एरिया फैक्ट्री का जहाँ पे गुड्स बनाई जाती हैं वर्कर्स के द्वारा, ठीक है, कि उस एरिया पे विमेंस के लिए काम करना जो है मुश्किल होगा, टफ होगा, इसलिए बोला गया है कि लेडीज़ इस जॉब के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, मैं आपके लिए ये भी लिख देती हूँ कि शॉप फ्लोर क्या होता है। The area in a factory where the goods are made by the workers। ठीक है। However, this did not deter Sudha Murthy and she said that a beginning had to be made for some time and somewhere। अब ये बात सुनने के बाद भी जो सुधा जी थी उन्होंने बोला कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये था उनका जवाब। सुधा मूर्ति वॉज ऑफर्ड द जॉब। उसके बाद क्या होना था? सुधा मूर्ति जो थी उन्हें ये जो जॉब थी वो दे दी गई। शी मेट JRD टाटा वॉज हैप्पी दैट वुमेन वर बिकमिंग इंजीनियर्स। उनके उसके बाद उनकी जो मुलाकात थी वो JRD टाटा जी से भी हुई और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि और जो स्त्रियां हैं और विमेन जो हैं वो इंजीनियर्स बन रही हैं। Thanks to the perseverance of Sudha Murthy, women engineers have become very common in today's world and are employed in factories। ये सुधा मूर्ति जी की जो है
काबिल तारीफ़ हम करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा हम सराहते हैं इस चीज़ के लिए। उन्हीं की वजह से आज और जो लड़कियां हैं वो इंजीनियर्स बन रही हैं और ज़्यादा कंपनीज़ में जो है वो लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये है एक समरी हमारे पूरे चैप्टर की कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ऑलमोस्ट सारा जो चैप्टर है वो एक ब्रीफ में यहाँ पे बता दिया गया है। सुधा मूर्ति जी के बारे में बता दिया गया है, पूरे चैप्टर के बारे में बता दिया गया है। अब सेम स्टोरी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे कैसे सारी घटनाएं जो हैं वो घटी थी। ठीक है, चलिए। इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुरानी बात है। आई वॉज अ यंग एंड ब्राइट, बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक। मैं यंग थी, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बोल्ड और आइडियलिस्टिक थी। आइडियलिस्टिक क्या होता है? हैविंग नोबल आइडियाज़। ठीक है, अच्छे ख्याल होना, आइडियल ख्याल होना, नोबल ख्याल होना। हम यहाँ पे आपके लिए नोट कर देते हैं, नोबल आइडियाज़। ठीक है, इट वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये कब की बात है? ये मेरे फाइनल ईयर की बात है। मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि लास्ट ईयर का मतलब फाइनल ईयर। फाइनल ईयर की बात है जब मैं मास्टर्स का कोर्स कर रही थी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये उनका मास्टर्स का कोर्स था जिसमें वो कर रही थी मास्टर्स। कहाँ कर रही थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हम शॉर्ट में IISc बुलाते हैं, जो कि है बैंगलोर में, देन नोन एज द टाटा इंस्टीट्यूट। और उस ज़माने में जब वो पढ़ रहे थे वहाँ पे, उस टाइम पे क्या था, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको कहा जाता था टाटा इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो टाटा इंडस्ट्रीज़ का ही था। लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय। जो मेरी ज़िंदगी है वो पूरे फ़न और जॉय से, खुशहाली से जो है भरी हुई थी। आई डिड नॉट नो वॉट हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस में। उस टाइम पे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हेल्पलेसनेस क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के लिए जो है लाचार होते हैं। ठीक है, कि वो क्या चीज़ होती है, और ना ही उन्हें ये पता था कि इनजस्टिस का क्या मतलब है। अब इनजस्टिस क्या होता है? इनजस्टिस का मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको अनफेयर लगे। ठीक है, या कोई आपको पर्सन अनफेयर लगे, मतलब कि आपको लगे कि आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा। ठीक है, मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ ये भी। द फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन being unfair and of people not being treated equally। ठीक है, चलिए। इट वॉज प्रोबेबली द अप्रैल ऑफ 1974। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ तक उन्हें याद है 1947 के अप्रैल मंथ की बात है। बैंगलोर वॉज गेटिंग वार्म एंड गुलमोहर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस। जो बैंगलोर था वहाँ का जो टेम्परेचर था वो हल्का सा वार्म था, हल्की सी गर्मी होने लगी थी, और गुलमोहर्स, अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो जो हैं खिल रहे थे, क्योंकि अप्रैल का मंथ था, उस टाइम पे स्प्रिंग आ जाती है। ठीक है, गुलमोहर्स वर ब्लूमिंग, कहाँ पे? उनके कैंपस में, जहाँ पे वो अपनी मास्टर्स कर रही थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। वो अकेली ही लड़की थी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि लेडीज़ हॉस्टल के अंदर रह रही थी, एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल। ठीक है, अदर गर्ल्स वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस। और जो भी बाकी की लड़कियां थीं वो साइंस डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च परस्यू कर रही थी। ठीक है, परस्यू करने का क्या मतलब है? कि
थी उसके अंदर जो है कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही थी। या जब आप कोई डिग्री करते हैं, आप एक डिग्री पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक डिग्री को परस्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। ट्राई टू अचीव समथिंग over a period of time। ठीक है, I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science। और वो क्या आगे उनका क्या प्लान था, उसके बाद वो सोच रही थी कि वो बाहर जाएंगी, अब्रॉड जाएंगी। किस चीज़ के लिए? अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए। डॉक्टरेट को अगर आप समझे तो आप PhD, ठीक है, जब आप एक ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद आप अपना मास्टर्स कर लेते हैं, और उसके बाद भी अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उस फील्ड के अंदर और ज़्यादा माहिर होना चाहते हैं, तो आप PhD करते हैं, जिसे हम डॉक्टरेट कहते हैं। तो वो कंप्यूटर साइंस में उसके आगे अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी। आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन दी US। आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया। उन्होंने क्या बताया कि उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं US के अंदर, उनसे क्या मिली थी? स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई थी। ठीक है, स्कॉलरशिप क्या होता है? जब आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप वहाँ जाकर पढ़ सकें, आपका फिनेंशियली आपका ध्यान रखा जाता है। अब आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप होती है। तो उन्होंने बोला कि उनको ऑलरेडी US की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल चुकी थी कि वो वहाँ आकर पढ़ाई करें, तो उनका कोई भी प्लान नहीं था कि वो इंडिया के अंदर कभी भी कोई जॉब जो है लेंगी और करेंगी। One day, while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board। तो क्या कह रही हैं कि एक दिन वो अपने हॉस्टल रूम में जा रही थी अपने लेक्चर हॉल से, तो उसके बीच में नोटिस बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा। इट वॉज अ स्टैंडर्ड जॉब रिक्रूटमेंट नोटिस फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, नाउ टाटा मोटर्स। अब वो जो एडवर्टीज़मेंट था वो कुछ खास नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल जॉब रिक्रूटमेंट का नोटिस था, जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी की तरफ से था। जो कंपनी क्या थी? टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जो मैंने आपको पीछे बताया था। अब उसे हम टाटा मोटर्स के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी फेमस जो है ऑटोमोबाइल कंपनी तब भी थी और आज भी है। It stated that the company required young, bright engineers, hard working and with an excellent academic background। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा गया था कि उन्हें यंग, ब्राइट इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, मतलब कि मेहनती हों, और साथ ही साथ उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उनके जो पढ़ाई के मार्क्स हैं, उनका जो पढ़ाई है उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म किया हो। एट द बॉटम वॉज अ स्मॉल लाइन। इस सब के बाद बिल्कुल नीचे बॉटम पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। और वो लाइन क्या थी? लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, जिसका मतलब है कि स्त्री लोगों को अप्लाई करने के लिए जॉब में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें दे नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, आई रेड इट एंड वॉज वेरी अपसेट। जैसे ही मैंने वो लाइन पढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा जो है अपसेट थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील किया था। अब देखो, अगर ये जो जॉब थी वो सभी लड़के लड़कियों, औरतों और पुरुषों के लिए ओपन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, पर जब उन्होंने ये चीज़ बोली, ये बात बोली कि जो लेडीज़ हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं करें, तो वहाँ पे क्या हुआ? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हमने किसी के जेंडर के ऊपर, कि वो स्त्री है या पुरुष हैं, इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेशन की, हमने भेदभाव किया। चलिए आगे देखेंगे। दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप द जॉब, आई सॉ इट एज अ चैलेंज। सुधा जी कहती हैं कि जब मेरा तो कोई मन ही नहीं था जॉब लेने का, पर जब मैंने ये चीज़ देखी कि इस तरीके से जेंडर को लेके भेदभाव हो रहा है, तो मैंने उसे एक चैलेंज की तरह देखा।
आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन अकेडमिक्स बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जो अकेडमिक्स है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, इवन जो मेरे साथ के जो मेरे मेल पीयर्स हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, पीयर्स क्या होता है? पीयर्स का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ इक्वल रैंक, एज और क्लास, मतलब कि जो आपके साथ के होते हैं। अब आपके क्लास के अंदर आपके पीयर्स कौन हैं? आपके क्लासमेट्स, जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। अ पर्सन ऑफ इक्वल रैंक, एज और क्लास। ठीक है। लिटिल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ academic excellence इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल। तो इसके बाद सुधा जी बोल रही हैं कि उस टाइम पे उन्हें ये चीज़ नहीं मालूम थी कि जो हमारी रियल लाइफ होती है उसके अंदर सिर्फ अकेडमिक एक्सीलेंस, सिर्फ पढ़ाई के और जो आपके पढ़ने के बाद नंबर आए हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत नहीं होती, और भी बहुत चीज़ें लगती हैं। उस टाइम पे उन्हें इस चीज़ का नहीं मालूम था। आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम। वो नोटिस पढ़ने के बाद जो सुधा जी हैं वो फ्यूमिंग अपने रूम में चली गई। फ्यूमिंग का क्या मतलब है? एंग्री होना, रेजिंग होना। उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस बात के ऊपर कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूमिंग क्या हो गया? एंग्री। ठीक है, एंग्री बोल सकते हैं, या फिर एक और अच्छा वर्ड है रेजिंग। सेम है दोनों का मतलब, गुस्सा होना। ठीक है, और वो रेजिंग के साथ एकदम से फ्यूम होते हुए अपने रूम में चली गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेल्कोज मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस द कंपनी वॉज परपिट्रेटिंग। अब सुधा जी जो हैं वो उन्होंने ये ठान लिया कि वो टेल्को कंपनी के जो सबसे ऊपर ओहदे पर जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो भी पर्सन है, उन्हें इस कंपनी में जो हो रहा है, ये जो गलत बात है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगी और बताएंगी कि ये कितना ही गलत है जो वो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड है परपिट्रेटिंग, इसका मतलब देखेंगे हम लोग। ओके, सो परपिट्रेटिंग का क्या मतलब होता है? टू कमिट और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और समथिंग इविल। ठीक है, अब जो वो कंपनी है वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि उसी के कंपनी के अंदर जो है ये भेदभाव हो रहा है। तो इसका क्या आएगा? टू कमिट और टू बी रिस्पॉन्सिबल for a crime or something evil। ठीक है, I got a postcard and started to write, but there was a problem। मैंने एक पोस्ट कार्ड ख़रीदा और मैंने लिखना शुरू कर दिया, पर एक प्रॉब्लम थी। I did not know who headed टेल्को। मुझे ये तो पता ही नहीं था कि जो टेल्को है वो उसे उस टाइम पे हेड कौन कर रहा है, कि मुझे पोस्ट कार्ड भेजना किसे है, किसको लिखना किसको है। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास। तो उन्हें लगा कि उनमें किसी ना किसी एक टाटा फैमिली का जो मेंबर है वही होगा, क्योंकि आई न्यू JRD टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। और उनको ये भी मालूम था कि जो टाटा ग्रुप है उनके जो हेड हैं वो कौन है? वो JRD टाटा हैं। ठीक है, टाटा ग्रुप। आई हैड सीन हिज पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर्स। वो उनको कहाँ से जानती थी? उन्होंने उनकी पिक्चर्स जो है वो न्यूज़पेपर में देखी थी। पर एक्चुअल में सुमंत मूलगांवकर वॉज द कंपनीज चेयरमैन देन। बट उस समय पे जो सुमंत मूलगांवकर थे वो कंपनी के चेयरमैन थे। आई टुक द कार्ड, एड्रेस्ड इट टू JRD एंड स्टार्टेड राइटिंग। तो उन्होंने अपना पोस्ट कार्ड लिया
और उसको लिखना शुरू किया, और उसको जो एड्रेस था, किसको एड्रेस किया, JRD टाटा जी को लिखा। टू दिस डे आई रिमेंबर क्लियरली वॉट आई रोट, मुझे आज भी याद है अच्छे से कि मैंने क्या लिखा था। अब ये आगे की कुछ जो लाइंस हैं ये वो हैं जो लेटर के अंदर लिखी गई थी। द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पायनियर्स, जो टाटाज हैं वो हमेशा से अपनी लाइन में सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं, पायनियर्स रहे हैं। दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सबसे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टार्ट किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, द बेसिक सिस्टम्स एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी सर्विस जिसकी सबसे बेसिक नेसेसरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बुलाते हैं। ठीक है, सच एज आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स मैंने आपको पहले ही बताया था, रेलवे इंजन जो कि ट्रेन को खींचता है। They have cared for higher education in India since 1900s and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science। अब उन्होंने और किस किस फील्ड में जो टाटाज हैं वो थे, वो हायर एजुकेशन में, ठीक है, उसमें भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो था वो भी उन्हीं का कॉलेज था, उन्होंने ही इंस्टीट्यूट जो था इस्टेब्लिश कराया था। फॉर्चुनेटली आई स्टडी देयर, और मेरी खुशनसीबी है, फॉर्चुनेटली खुशनसीबी है कि मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। बट आई एम सरप्राइज हाउ अ कंपनी सच एज टेल्को इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। पर उसी समय पे मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि एक इतनी महान और अच्छी कंपनी, टेल्को जैसी कंपनी, ऐसे कैसे एक जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। आई पोस्टेड द लेटर, और ये लेटर मैंने जाके पोस्ट कर दिया, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं उसके बारे में भूल गई। लेस देन 10 days लेटर, कुछ लगभग 10 से कम दिनों के अंदर अंदर, आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम स्टेटिंग दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेल्कोस पुणे ऑफिस एट द कंपनीज एक्सपेंस। 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन पूरे नहीं हुए तो उससे कम में ही उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो सुधा जी हैं उनको एक इंटरव्यू के लिए टेल्को के पुणे के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पे आना होगा, और जो वहाँ पे आने का जितना भी खर्चा है वो सारा जो है कंपनी उठाएगी, और उनको वहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए आना है। आई वॉज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम। माई हॉस्टल मेट्स टोल्ड मी आई शुड यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बाय देम द फेमस पुणे साड़ीज़ फॉर चीप। और जितने भी उनके हॉस्टल के फ्रेंड्स थे या हॉस्टल में रहने वाली बाकी की लड़कियां थी, उन्होंने उन्हें बोला कि उन्हें ज़रूर जो है जाना चाहिए, और इस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो पुणे जा ही रही हैं, तो उन्हें उन सभी के लिए जो है साड़ीज़ लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो उनको वहाँ पे सस्ती मिलेंगी। ठीक है, और उनका पुणे आने जाने का जितना भी खर्चा है वो तो ऑलरेडी टेल्को उठाने वाली है, तो एक उन्हें फ्री ट्रिप जो है मारना चाहिए पुणे, और घूम कर आना चाहिए, साड़ीज़ लानी चाहिए। आई कलेक्टेड ₹30 ईच फ्रॉम एवरी वन हु वॉन्टेड अ साड़ी। तो सुधा जी ने क्या किया, हर लड़की से जिन्हें एक साड़ी चाहिए थी उन्होंने 30 रुपीज़ लिए। उस टाइम पे 30 रुपीज़ की बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है, तो उन्होंने 30 रुपीज़ ली। When I look back, I feel like laughing at the reason for my going, but back then they seemed good enough to make a trip. उन्होंने बोला कि जब मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैं किस रीज़न से पुणे गई थी साड़ियाँ ख़रीदने के लिए, मुझे बहुत हंसी आती है, पर उस ज़माने में ठीक था, ये एक बहुत अच्छा रीज़न था जाके एक ट्रिप मार के आने का। It was my first visit to Pune and I immediately fell in love with the city. सुधा जी का वो पहली बार पुणे जाना हो रहा था, और उनको वो जो सिटी थी वो बहुत ही पसंद आई। जैसे ही उन्होंने उस सिटी में कदम रखा, उस सिटी को देखा, वो कम्प्लीटली उनके साथ प्यार में पड़ गई। टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी, और उन्हें आज भी जो वो सिटी है, पुणे की सिटी जो है, उनके दिल के बहुत ही करीब है। आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई डू इन हबली माई होम टाउन। उन्हें पुणे में भी उतना ही घर जैसा महसूस होता है जितना कि उन्हें हबली में होता है, जो कि उनका होम टाउन है। द प्लेस चेंज माई लाइफ इन सो मैनी वेज।
पुणे जाने से या पुणे की जो प्लेस थी उस प्लेस ने सुधा जी की जो लाइफ है उसको बहुत ही तरीके से जो है चेंज कर दिया। एज डायरेक्टेड आई वेंट टू टेल्कोस पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू। अब उन्हें बोला गया था कि उन्हें इंटरव्यू के लिए टेल्को के पिंपरी ऑफिस में आना है, तो वो उसी तरीके वहाँ चली गई। देयर वर 6 people on the panel and I realized then that it was a serious business। पैनल क्या है? जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है, ठीक है, जो जिन लोगों ने मिलके इंटरव्यू लेना था, उस पैनल के अंदर 6 लोग थे। और वो देख के सुधा जी को ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक सीरियस बिजनेस था, कोई मजाक नहीं था। दिस इज़ द गर्ल हु रोड टू JRD। आई हर्ड समबडी विस्पर एज सुन एज आई एंटर द रूम। तो जैसे ही सुधा जी ने जो है कमरे के अंदर गई, उन्होंने ये सुना, उन्होंने ये विस्पर सुनी जिस किसी ने बोला कि ये वही लड़की है जिसने JRD जी को लिखा था। याद है आपको, ऊपर पोस्ट कार्ड लिखा था, तो उस बारे में बात होने लगी। तो यहाँ पे एक वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है मरमर करना या फिर एक बहुत ही लो क्वाइट वॉइस के अंदर बोलना। हम जिसे बोलते हैं ना फुसफुसाना या खुसफुसाना कान के अंदर, विस्पर। ठीक है, मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। एक वर्ड है मुरमुर, या फिर आप बुला सकते हैं अ लो क्वाइट वॉइस। By then I knew for sure that I would not get the job। अब सुधा जी को ये लगा कि ये सारे जो लोग हैं उन्हें जॉब तो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो लेटर है वो लिखा था और ये चीज़ उनको पता है। The realization abolished all fear from my mind, so I was rather cool while the interview was being conducted। अब उन्हें ये तो क्लियर हो गया था कि उन्हें जॉब तो मिलने नहीं वाली, तो इससे क्या हुआ, उनके दिमाग में जितने भी फियर थे वो सारे अबॉलिश हो गए। अबॉलिश क्या होता है? टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, अ सिस्टम और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑफिशियली कोई चीज़ को ख़त्म करना, एंड करना। अब इस रियलाइजेशन ने कि उन्हें जॉब तो मिलने नहीं वाली, तो जितने भी उनके दिमाग में फियर था, जो भी उनको डर लग रहा था या कुछ भी हो रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। और वो पूरे इंटरव्यू में बहुत ही शांति से और बहुत ही कूल बन के उन्होंने अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी नोट कर लेते हैं, एंड। ठीक है, ओके। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड आई रेकन द पैनल वॉज बायस्ड। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही उन्होंने ये रेकन कर लिया था कि जो पैनल है वो बायस्ड है। ओके, अब एक और वर्ड आया है जो कि है रेकन। अब रेकन का मतलब क्या होता है? टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में एक ओपिनियन बना लेना। ठीक है, पहले ही अपना एक नज़रिया सेट कर लेना कि ये तो ये चीज़ है। टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो उन्होंने अपनी ये विचारधारा बना ली थी कि हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही कि ये जो पूरा का पूरा पैनल है वो बायस्ड है। सो आई टोल्ड देम रादर इम्पोलाइटली, इस वजह से मैंने उनसे इम्पोलाइटली उनको एक चीज़ बोली। ठीक है, इम्पोलाइटली का क्या मतलब है? रूड होना। ये भी नोट कर लेते हैं। रूड। ठीक है, आई होप दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू। और उन्होंने रूड होकर क्या बोला था उनसे? उन्होंने बोला कि वो होप कर रही हैं कि ये जो इंटरव्यू है वो सिर्फ एक टेक्निकल इंटरव्यू है। टेक्निकल इंटरव्यू का क्या मतलब हुआ? जैसे वो इंजीनियरिंग कर रही थी, कंप्यूटर साइंस से थी, तो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में उनसे पूछा जाएगा। दे वर टेकन अबैक बाय माई रूडनेस। उन सबको बहुत शौक लगा और वो थोड़ा ऐसे हो गए थे कि ये क्या, कितना रूड क्यों हो गए। एंड इवन टुडे आई वॉज अशेम्ड अबाउट माई एटीट्यूड। और सुधा जी कहती हैं कि आज भी उन्हें उस चीज़ के बारे में, वो इस चीज़ को लेकर शर्मिंदा हैं कि उन्होंने उस वहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया, उनका कैसा एटीट्यूड था। द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चंस एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम।
तो जो पैनल था वो जो 6 लोग थे उन्होंने सुधा जी से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे और सुधा जी ने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। Then an elderly gentleman with an affectionate voice told me, तो उसके बाद एक elderly का मतलब होता है old, ठीक है, थोड़े बड़े। जेंटलमैन थे, उनकी बहुत ही अफेक्शनेट मतलब बहुत ही प्यार भरी और बहुत ही अफेक्शन से, शोइंग केयरिंग फीलिंग्स एंड लव फॉर समबडी, ठीक है, या फिर हम जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं लविंग, एक लविंग, ओके दोबारा से लिखेंगे, लविंग या फिर हम बोल सकते हैं केयरिंग, केयरिंग वॉइस जो थी उनकी थी। और उन्होंने बोला, डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, क्या आपको पता है कि हमने ऐसा क्यों लिखा था उस एड के अंदर कि लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं करना है। द रीज़न इज़ दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज़ ऑन द शॉप फ्लोर, हमने ये इसलिए लिखा था, रीज़न ये था क्योंकि हमने कभी भी किसी लेडी को एम्प्लॉय नहीं किया है शॉप फ्लोर के ऊपर काम करने के लिए। शॉप फ्लोर क्या है, जहाँ पे गुड्स बनती हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे वर्कर्स काम करके गुड्स को बनाते हैं, कि उस एरिया में काम करने के लिए हमने कभी भी किसी लेडी को जो है एम्प्लॉय नहीं किया है। दिस इज़ नॉट अ कोएड कॉलेज, ये कोई कोएड का कॉलेज नहीं है जहाँ पे सब एक साथ पढ़ते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है। When it comes to academics, you are a first ranker throughout. अगर हम academics की बात करें तो आप फर्स्ट रैंकर हैं हर सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में। We appreciate that, हम उस चीज़ को मानते हैं, हम अप्रीशिएट करते हैं, हम आपको सहारते हैं। But people like you should work in research laboratories. पर आप जैसे लोगों को, मतलब कि जैसे वो लड़की थी तो उन्हें बोला जा रहा था कि आप जैसे लोगों को रिसर्च लैबोरेटरीज़ में काम करना चाहिए। आई वॉज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं एक बहुत यंग लड़की थी और एक छोटे से शहर से थी, हबली से। माई वर्ल्ड हैड बीन अ लिमिटेड प्लेस, और मैंने कुछ ज़्यादा दुनिया नहीं देखी थी, मेरी दुनिया बहुत ही छोटी सी थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं था। आई डिड नॉट नो द वेज ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज एंड देयर डिफ़िकल्टीज़, सो आई आंसर, ना तो मुझे ये पता था कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं या वहाँ पे किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब इतने छोटे से शहर से थी और मैंने बस उतना ही देखा था, तो उतनी ही नॉलेज थी मेरे पास। तो मैंने उनको जवाब में क्या बोला, मैंने उनसे बोला, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, अदरवाइज नो वुमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज़। तो सुधा जी ने उनको बोला कि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना कभी भी कोई भी स्त्री, कोई भी औरत जो है वो आपकी फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगी। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू आई वॉज टोल्ड आई हैड बीन सक्सेसफुल, एक बहुत ही लंबे इंटरव्यू के बाद मुझे ये बताया गया कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, मतलब कि उन्हें जॉब मिल रही है, उनका जो इंटरव्यू था वो सक्सेसफुल रहा। सो दिस वॉज दैट द फ्यूचर हैड इन स्टोर फॉर मी, और ये था कि जो मेरी किस्मत ने, मेरी ज़िंदगी ने मेरे लिए सोच के रखा था। नेवर हैड आई थॉट आई वुड टेक अप अ जॉब इन पुणे, और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पुणे के अंदर एक जॉब ले लूँगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनका अब्रॉड जाके डॉक्टरेट मतलब पीएचडी करने का प्लान था, पर अब उन्होंने पुणे के अंदर जो है एक जॉब ली थी। आई मेट अ शाय यंग मैन फ्रॉम कर्नाटका देयर, और वहाँ पे वो एक शाय मतलब शर्मीला यंग मैन से मिली कर्नाटका के अंदर, ठीक है। वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। एंड वी गॉट मैरिड, और उनकी उनसे शादी हो गई। इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को दैट आई रियलाइज हु JRD वॉज, और वो कहती हैं कि उनको टेल्को की जो कंपनी है उसको ज्वाइन करने के बाद पता चला कि JRD एक्चुअल में कौन है, द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और उन्होंने उनको क्या बुलाया, द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, मतलब वो इंडियन इंडस्ट्री के किंग हैं, पर वो इस तरीके से कोई ऐसे ताज नहीं पहनते हैं, ठीक है, उनको किसी ताज की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई वॉज स्कैर्ड, अब मुझे डर लग रहा था। बट आई डिड नॉट गेट टू मीट हिम टिल आई वॉज ट्रांसफ़र टू बॉम्बे, पर मुझे जब तक मेरी ट्रांसफ़र बॉम्बे नहीं हुई मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। One day I had to show some reports to Mr. Mulgaonkar, our chairman, who we all knew as SM.
तो उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी मिस्टर मूलगांवकर को, जो कि उनके चेयरमैन थे, जिन्हें आप सब जो है SM के नाम से जानते हैं, उन्हें लोग SM बुलाते थे। I was in his office on the first floor of Bombay House when suddenly JRD walked in। तो ये वो बता रही हैं कि वो ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे थी, जो बॉम्बे का उनका हाउस था, ऑफिस हाउस था, और वहाँ पे सडनली अचानक से जो है JRD आ गए। That was the first time I saw approach JRD। वो पहली दफ़ा था कि सुधा जी ने JRD को देखा था। अप्रो क्या है? अप्रो मीन्स आर इन गुजराती। गुजराती में अप्रो का मतलब होता है आपके अपने। दिस वॉज द अफेक्शनेट टर्म बाय विच पीपल एट बॉम्बे हाउस कॉल हिम। ये एक प्यार भरा तरीका था, जिस तरीके से केयरिंग और लविंग तरीका था जिससे लोग उन्हें बॉम्बे हाउस में बुलाया करते थे। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। रिमेंबरिंग माई पोस्ट कार्ड एपिसोड। अपने पोस्ट कार्ड वाले एपिसोड को याद करके कि किस तरीके से मैंने एक जो है पोस्ट कार्ड JRD जी को लिखा था। SM, यहाँ पे अब मूलगांवकर सर की बात हो रही है, जिन्हें हम SM बुलाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड मी नाइसली J। दैट्स वॉट हिज क्लोज एसोसिएट्स कॉल्ड हिम। अब जो JRD थे, उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे, वो उन्हें किस नाम से बुलाते थे? J। ठीक है, तो SM जो है मूलगांवकर जी जो हैं, उन्होंने JRD से कहा दिस यंग वुमेन इज़ एन इंजीनियर। ये जो यंग वुमेन है ये एक इंजीनियर हैं, एंड दैट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक मास्टर्स भी की हुई है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन द टेल्को शॉप फ्लोर। ये पहली वो औरत हैं, पहली वो स्त्री हैं जो कि टेल्को कंपनी के शॉप फ्लोर पे काम कर रही हैं। JRD looked at me। JRD ने सुधा जी की तरफ देखा। I was praying he would not ask me any question about my interview or the postcard that preceded it। अब सुधा जी मन ही मन में बस इतना प्रे कर रही थी कि JRD जी उनसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछें कि उनका इंटरव्यू कैसा गया, या किसी की इंटरव्यू की बात ना छेड़ें, और ना ही उस पोस्ट कार्ड की जो कि उन्होंने उससे पहले उन्हें भेजा था। Close to 50% of the students in today's engineering colleges are girls। अगर हम आज की बात करें तो 50% जो स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो कौन होती हैं? वो लड़कियां होती हैं। एंड देयर आर women ऑन द शॉप फ्लोर इन मैनी इंडस्ट्री सेगमेंट्स। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आज शॉप फ्लोर के ऊपर women काम कर रही हैं। आई सी दीज चेंजेस एंड आई थिंक ऑफ JRD। और जब भी ऐसी चेंजेस को हम आज देखते हैं तो हमें किन की याद आती है? हमें JRD सर की याद आती है। इफ़ एट ऑल टाइम स्टॉप्स एंड आस्क मी व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ, आई वुड से आई विश JRD वर अलाइव टुडे टू सी हाउ द कंपनी ही स्टार्टेड हैज़ ग्रोन। वो कहती हैं कि अगर आज जो टाइम है, जो समय है, वो रुक जाए और मुझसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं विश करती हूँ कि काश आज JRD जी अलाइव होते और वो ज़िंदा होते, और आज वो अपनी आँखों से देख पाते कि जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी आज वो किस ऊंचाइयों तक जो है पहुँच चुकी है। ही वुड हैव इंजॉयड इट होल हार्टेडली। वो उस चीज़ को दिली खुशी जो है महसूस करते इस चीज़ को देख के। तो ये जो है सुधा मूर्ति जी जो हैं अपना पूरा एक अध्याय जो है लिखती हैं। उनके जो 25 चैप्टर्स ऑफ कलेक्शन है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये उसका एक छोटा सा स्टोरी है जेंडर बायस के ऊपर। ठीक है, और फ्रेंड्स आई होप कि यह चैप्टर जो है आपको समझ आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और इस चैप्टर के बाद एंड में ग्लॉसरी है। मैंने ग्लॉसरी की सारी चीज़ें आपको चैप्टर में ऑलरेडी कवर करा दी हैं। ठीक है, हमने सारे जो मीनिंग्स हैं सारे के सारे हमने देखे हैं, और फिर भी अगर आपको लगे आप दोबारा से ग्लॉसरी के अंदर जाके उन मीनिंग्स को देख सकते हैं। ग्लॉसरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इससे क्या होता है कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के पहले तो इजी मीनिंग पता चल जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट टाइम जब आपको लिखना होगा तो आप इजीली उन वर्ड्स को लिख पाएंगे। तो ग्लॉसरी को हमेशा जो है हेल्पफुल मटेरियल की तरह, रिसोर्स की तरह यूज़ करना सीखिए। एंड गाइज आई होप यू इन्जॉयड द चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स भी ज़रूर पढ़ाऊँगी।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर, आपको कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, comment, share, subscribe and like the video. Thank you. Bye bye.